Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 13th February 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about V.D. Savarkar's escape and permanent court of arbitration. This topic is going to be useful from our syllabus GS paper 1 Indian history as well as GS paper 2 international institutions point of view. थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं देन विल कम टू द करंट कॉन्टेक्स्ट. देखिए वीडी सावरकर साहब यानी कि विनायक दामोदर सावरकर साहब ही वॉज अ रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट. स्टार्टिंग के अपने जो फेज में थे यंग एज में तो वो काफ़ी रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट लीडर थे. एंड ही वॉज अरेस्टेड इन लंदन इन मार्च 1910. उनके ऊपर चार्जेस थे कि वो एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन अभिनव भारत सोसाइटी चलाते हैं जो भारत के अंदर आर्म्ड रेजिस्टेंस प्रमोट करता है. आर्म्स एम्यूनेशंस वो सप्लाई करते हैं तमाम रिवॉल्यूशनरी नेशनलिस्ट्स को. उनके ऊपर असैसिनेशन ऑफ ए ब्रिटिश ऑफिशियल AMT जैक्सन का भी केस था और इन दो कारणों से उनको अरेस्ट किया गया लंदन में. लंदन से अरेस्ट करके उनको भारत लाया जा रहा था ऑन अ शिप जो था SS मौर्य. तो जो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान ये रूट लिया गया. आप देखिए यहाँ लंदन में इनको अरेस्ट किया गया फिर वहाँ से उनको मूव कराया गया. तो ये रूट लिया जा रहा था वाया मेडिटेरियन सी. तो उस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान फ्रांस के अंदर एक पोर्ट सिटी है मर्सेल और वहाँ पे हॉल्ट किया इस शिप SS मौर्य ने. इट डॉक्ड ऑन द मर्सेल पोर्ट जो फ्रांस के अंदर है. और जब ये डॉकिंग हुई मर्सेल पोर्ट पे तो उसी दौरान वीडी सावरकर साहब ने एक स्केप अटेम्प्ट लिया ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ यूजिंग टॉयलेट. वो गए और वहाँ से फिर ही बोल्टेड आउट द टॉयलेट विंडो पेन्स एंड वहाँ से ही जम्प्ड इनटू द वाटर्स ऑफ मेडिटेरियन सी और फिर ही स्वैम टू द कोस्ट एरिया. बट जैसे ही वो कोस्टल रीजन में पहुँचे पोर्ट पे पहुँचे वहाँ पे ही वॉज अरेस्टेड बाय फ्रेंच अथॉरिटीज़. और फ्रेंच अथॉरिटीज़ ने उनको अरेस्ट किया. वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाए फ्रेंच अथॉरिटीज़ कि SS या वीडी सावरकर साहब एक इंडियन नेशनलिस्ट हैं. उनको ऐसा लगा कि जरूर इस सिप SS मौर्य के वो क्रू मेंबर हैं और वो भागना चाह रहे थे अपनी ड्यूटी छोड़ करके. ऐसा फ्रेंच अथॉरिटीज़ को लगा और इस कारण से फ्रेंच अथॉरिटीज़ ने वीडी सावरकर साहब को अप्रीहेंड करके और फिर से ब्रिटिशर्स को सौंप दिया. तो इस तरीके से सावरकर साहब का जो अटेम्प्ट था टू escape एंड सीक असाइलम इन फ्रांस इट फेल्ड. बाद में पता चला फ्रेंच अथॉरिटीज को फ्रांस की सरकार को कि ही वॉज नॉट अ क्रू मेंबर. ही वॉज एक्चुअली अ नेशनलिस्ट फ्रॉम इंडिया जिनको ट्रांसपोर्ट करके ले जा रहे थे ब्रिटिशर्स फ्रॉम लंदन टू इंडिया. तब फ्रांस की सरकार ने क्वेश्चन रेज किया कि अगर सावरकर साहब फ्रांस की धरती पे अरेस्ट हुए थे तो अब ब्रिटिशर्स को उनके हैंडलिंग के लिए पहले एक्सट्रेडिशन लॉ के अंतर्गत अप्लाई करना चाहिए था. द ब्रिटिशर्स मस्ट हैव अप्लाइड फॉर हिज डिपोर्टेशन एज पर एक्सट्रेडिशन लॉ. एक्सट्रेडिशन रिलेट्स टू ट्रांसफर ऑफ अ कन्विक्टेड या अक्यूज्ड पर्सन फ्रॉम वन टेरिटरी या वन जुरिडिक्शन टू द अनदर जुरिडिक्शन. तो फ्रांस की सरकार को जब बाद में पता चला अबाउट द आइडेंटिटी ऑफ वीडी सावरकर साहब तो उन्होंने कहा कि ब्रिटेन की सरकार ने तो उन्हें धोखा दिया है या ब्रिटेन के अथॉरिटीज ने उन्हें धोखा दिया. दे शुड हैव टोल्ड क्लियरली द आइडेंटिटी ऑफ द अरेस्टेड पर्सन. और उस केस में फिर एक्सट्रेडिशन ट्रीटी के अंतर्गत मामला कोर्ट में जाता और फ्रांस की कोर्ट तय करती कि इनको हैंड ओवर करना है कि नहीं करना है टू द ब्रिटिश अथॉरिटीज. ये कहीं ना कहीं फ्रांस की सोवरेनिटी का वॉयलेशन है. और इस तरीके से दिस पर्टिकुलर इशू बिकेम अ मैटर ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट बिटवीन ब्रिटेन एंड फ्रांस एंड मैटर वाज टेकन इनटू परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन. तो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इट इज एस्टैब्लिश्ड इन द हेग नीदरलैंड्स.
ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे दुनिया भर के अलग अलग लेवल के डिस्प्यूट, चाहे वो दो देशों के बीच में डिस्प्यूट हो या प्राइवेट पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हो, वो इस मैटर को लेकर के जा सकते हैं इन परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। और ये परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का काम होता है इंटरनेशनल लेवल के डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करना। इट वाज established in the year 1899 as a result of Hague Peace Conference। यहीं पे आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एंड आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी स्टेशनड है। इसीलिए दिस बिल्डिंग इज नोन एज द पीस पैलेस। इट हैज थ्री इंपॉर्टेंट institutions with respect to justice and arbitration: International Criminal Court, International Court of Justice, and Permanent Court of Arbitration. This matter was taken up to PCA, Permanent Court of Arbitration, by the French authorities against Britishers। कि इस पर्टिकुलर केस में फ्रांस की सोवरेनिटी का वायलेशन हुआ है। इन पर्टिकुलर केस, इन दिस पर्टिकुलर केस एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी मस्ट बी अप्लाइड, और फ्रांस की सरकार के पास अल्टीमेट अथॉरिटी होनी चाहिए टू डिसाइड कि वेदर द पर्सन शुड बी हैंडेड ओवर और नॉट। बट ये जो फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में डिस्प्यूट पहुंचा परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में, वहां पे रूलिंग आया इन फेवर ऑफ ब्रिटिशर्स, एंड दैट इज द रीजन वाई वीडी सावरकर साहब वाज डिपोर्टेड बैक टू इंडिया। भारत में जब उनको लाया गया तो फिर उनके ऊपर 2 लाइफ इम्प्रिजनमेंट्स, मतलब ओवरऑल 50 साल की उनको सजा हुई, और उनको भेजा गया टू अंडमान सेलुलर जेल। वहाँ उनको काफ़ी इनह्यूमन कंडीशन में रखा गया, लगभग 13-14 सालों तक वो जेल में रहे। 1924 में ही वॉज रिलीज्ड फ्रॉम जेल ऑन सर्टेन स्ट्रिक्ट कंडीशंस। कंडीशंस ये लगाए गए ब्रिटिश अथॉरिटीज़ द्वारा कि वो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट को छोड़ करके बाहर कहीं नहीं निकलेंगे विदाउट गवर्नमेंट्स परमिशन, और वो किसी भी तरीके के पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो यही कारण है कि 1924 के बाद से पॉलिटिकल एक्टिविज्म लगभग ख़त्म हो गया वीडी सावरकर साहब के करियर में, और उसके बाद से ही स्टार्टेड फोकसिंग ऑन स्ट्रेंथनिंग हिंदुत्व आइडियोलॉजी। ही रोट मेनी बुक्स, पैम्पलेट्स फोकसिंग ऑन कंसोलिडेशन ऑफ हिंदू सोसाइटी एंड हिंदू संगठन। फिर जाकर के 1937 में जब एक न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट आई बॉम्बे प्रेसिडेंसी की, तो उन इस सरकार ने अनकंडीशनली रिलीज कर दिया सावरकर साहब को, यानी कि उनके ऊपर तमाम जो रिस्ट्रिक्शंस थे फॉर हिज रिलीज, दोज लिमिटेशंस वेयर रिमूव्ड। अब हाल फिलहाल में हम इसके बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं वो भी समझ लेते हैं। तो कल ही हमने देखा था न्यूज़पेपर एनालिसिस में कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इज ऑन फ्रांस विजिट इन ऑर्डर टू अटेंड एआई एक्शन समिट। अब फ्रांस विजिट के दौरान ही ऑल्सो विजिटेड मर्सेल पोर्ट सिटी, और यहाँ पे उन्होंने जिक्र किया कि कैसे मर्सेल पोर्ट सिटी इज हैविंग अ हिस्टोरिकल लिंकेजेस विथ इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में यह बात आई, और आज न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज द आर्टिकल टॉक्स अबाउट, द एंटायर आर्टिकल टॉक्स अबाउट द स्टोरी ऑफ वीडी सावरकर एंड हिज रिलेशंस विद द मर्सेल पोर्ट सिटी। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। मेंस में आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का रोल एंड सिग्निफिकेंस क्या है, और उसके कुछ इंपॉर्टेंट डिस्प्यूट्स के बारे में बताइए जो उसने रिजॉल्व किया हो, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया। अगर पूछा जाए तो भी आप ये सावरकर साहब के केस के बारे में लिख सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कन्विक्टेड पर्सन्स, वो लोग जिनके ऊपर कोई ना कोई क्रिमिनल चार्जेस प्रूफ हो चुका है और अब वो जेल के अंदर सजा काट रहे हैं, ऐसे लोगों को कहा जाता है कन्विक्टेड पीपल। सवाल यह है कि शुड कन्विक्टेड पर्सन्स बी अलाउड टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एवर? क्या उनको कभी भी इलेक्शन लड़ने की आज़ादी होनी चाहिए जिनके ऊपर कोई क्रिमिनल केस साबित हो चुका है, जो कोई क्रिमिनल केस में सजा काट चुके हैं? इसको लेकर के क्या करंट नियम है और क्या हाल फिलहाल में इस पर चर्चा हो रही है वो हम देखेंगे। सो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 2 इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू। कन्विक्टेड लोगों के इलेक्शन कंटेस्ट करने के अधिकारों को लेकर के क्या मौजूदा नियम है, व्हाट आर द करेंट नॉर्म्स या रूल्स, वो एक बार जरा देखते हैं। तो एक लॉ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। इट टॉक्स अबाउट several provisions of qualification and disqualification of people who want to contest election।
उसमें डिस्क्वालिफिकेशन में ये बताता है एज पर सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 कि any person who is convicted of criminal offense and has been sentenced to imprisonment for at least 2 years will not be allowed to contest elections for 6 years after completing the sentence. सरल भाषा में कहें तो अगर किसी भी इंसान को 2 साल या उससे ज्यादा की सजा हो जाती है तो उस केस में वो इंसान जब अपनी सजा काट करके जेल से बाहर निकलेगा तो उसके बाद जेल से बाहर निकलने के बाद 6 साल तक वो इलेक्शन लड़ नहीं सकता. Disqualified from contesting election for 6 years after his or her release. तो ये है लिमिटेशन ओवर कन्विक्टेड पर्सनस राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन. साथ ही साथ एक और भी डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है सेक्शन 8 सब क्लॉज 1. इट सेज कि द पर्सन इज कन्विक्टेड अंडर सम सीरियस क्राइम लाइक क्राइम अंडर यूएपी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट या प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत अगर उसको सजा हुई है तो इवन इफ द जेल टर्म इज लेस देन 2 years उस केस में भी द पर्सन विल बी डिस्क्वालिफाइड. तो सीरियस केसेस में 2 साल वाला प्रोविजन भी एप्लीकेबल नहीं है. अगर सजा हुई है इन पर्टिकुलर केसेस में तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे. ये तमाम प्रोविजंस रखे गए हैं अंडर रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल एक्ट 1951 इन ऑर्डर टू लिमिट क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स के अंदर क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग ज़्यादा से ज़्यादा ना आ पाए, इसको इंश्योर कराने के लिए तमाम प्रोविजंस रखा गया है. सुप्रीम कोर्ट ने भी इस डायरेक्शन में कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं. फॉर एग्जांपल इन एडीआर एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स एडीआर केस 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए मैंडेटरी होगा कि उनके कौन कौन से कैंडिडेट्स के ऊपर कौन कौन सा क्रिमिनल केस चल रहा है या उनका क्या क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड है, वो सब कुछ वो डिस्क्लोज करें. तो उनको अपने वेबसाइट पे पॉलिटिकल पार्टीज को मेंशन करना होगा कि उनके कैंडिडेट्स के ऊपर क्या क्या क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं. एक और इसी केस या इस प्रोविजन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट केस है सुप्रीम कोर्ट का जिसका नाम है लीली थॉमस केस ऑफ 2013. इसको आपको समझना होगा. तो सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 तो आप समझ गए कि अगर 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा हो गई है तो उस केस में जेल से छूटने के 6 साल बाद तक भी जो कन्विक्टेड पर्सन है वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता. बट इसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में एक नेक्स्ट सेक्शन भी था, सेक्शन 8 सब क्लॉज 4. वो परमिट करता था इन तमाम कन्विक्टेड पॉलिटिशियंस को कि अगर उनको 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो गई है उस केस में भी अगर वो 3 महीने के अंदर हायर कोर्ट में अपील कर देते हैं तो उस केस में उनका डिस्क्वालिफिकेशन रुक जाएगा. मैं एग्जांपल देकर के समझा रहा हूं कि मान लीजिए कि एक पॉलिटिशियन है मिस्टर एक्स. इनको किसी घोटाले में, मान लीजिए चारे घोटाले में इनको 10 साल की सजा हो गई. अब एज पर सेक्शन 8 सब क्लॉज 3 उनको उसी वक्त डिस्क्वालीफाई कर दिया जाना चाहिए फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ द हाउस, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली हो चाहे पार्लियामेंट का कोई भी हाउस हो. और वो तब तक डिस्क्वालीफाइड रहेंगे जब वो अपनी सजा काट लेंगे, तो 10 साल की सजा काटेंगे प्लस 6 साल और 16 साल तक वो डिस्क्वालीफाइड रहेंगे इमीडिएटली आफ्टर हिज कन्विक्शन. लेकिन पहले सेक्शन सब 8 सब क्लॉज 4 कहता था कि अगर वो 3 महीने के अंदर किसी हायर कोर्ट में अपील कर देते हैं तो उस केस में उनकी डिस्क्वालिफिकेशन रुक जाएगी. तो पॉलिटिशियंस क्या करते थे कि उनको किसी लोअर कोर्ट में सजा हो गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सजा हो गई, तो फिर वो हाई कोर्ट में अपील कर देते थे और हाई कोर्ट में जानबूझ करके केस को लंबा चलाते थे. और फिर अगर हाई कोर्ट ने भी सजा दे दी तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देते थे और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी अननेसेसरीली आर्ग्यू करके वो केस को लंबा चलाते थे. तो 20 साल 25 साल तक अपने डिस्क्वालिफिकेशन को डिले करते रहते थे, टेकिंग द एडवांटेज ऑफ पेंडेंसी ऑफ केसेज इन इंडियन जुडिशियल सिस्टम. तो इस प्रोविजन को जो सेक्शन 8 सब क्लॉज 4 अलाउ करता था कि 3 महीने के अंदर अगर आप अपील कर दें
तो आपका डिस्क्वालिफिकेशन रुक जाएगा। इसको स्ट्राइक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने इन लिली थॉमस के। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब 3 महीने वाला विंडो अवेलेबल नहीं होगा। जिस दिन आप डिस्क्वालीफाई होंगे किसी भी लोअर कोर्ट से भी, उसी दिन आपकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी। यानी कि जिस भी दिन आप कन्विक्ट होंगे किसी भी लोअर कोर्ट से, उसी दिन आपकी क्वालिफिकेशन फॉर एनी मेंबरशिप वो खत्म हो जाएगी, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। अब करंट कॉन्टेक्स्ट में हम लोग क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्योंकि ये तो नियम ऑलरेडी हैं। अभी क्या नियम है आप समझ गए आई होप, कि अगर कोई भी पॉलिटिशियन, चाहे वो किसी भी हाउस का मेंबर हो, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, अगर वो किसी भी क्रिमिनल केसेस में 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा उसके ऊपर प्रूफ हो जाती है, वो कन्विक्टेड हो जाता है, तो इंस्टेंटली वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। एंड डिस्क्वालिफिकेशन विल रिमेन इफेक्टिव फॉर 6 more years आफ्टर हिज और हर रिलीज। अब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस फाइल किए गए हैं हाल फिलहाल में, जहां पे पिटिशनर्स डिमांड कर रहे हैं कि सिर्फ 6 साल के लिए क्यों डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, इनको परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दिया जाना चाहिए। दे शुड बी हैंडेड ओवर लाइफ टाइम बैन फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस। क्यों आर्ग्यूमेंट दिया गया है लाइफ टाइम बैन के लिए, क्यों पिटिशंस फाइल किए जा रहे हैं? तो जो पिटिशनर्स है उनका कहना है कि गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए जब ये कंडीशन रहता है, अगर आपको कोई सरकारी नौकरी मिल जाती है तो उसके बाद आपका पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाता है देखने के लिए कि कहीं आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है, कोई आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड तो नहीं है। और अगर आपका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, पहले आप कभी कन्विक्टेड हो चुके हैं, तो आपको गवर्नमेंट जॉब तक में सेलेक्ट नहीं किया जाता। तो इफ गवर्नमेंट जॉब के लिए कंडीशंस हैं, तो एमपी और एमएलए के लिए क्यों नहीं कंडीशंस होनी चाहिए कि वंस अ क्रिमिनल ट्रैक रिकॉर्ड, अब नाउ यू विल बी बैंड फॉर लाइफ टाइम। एक बार आपके ऊपर अगर कोई क्रिमिनल केस साबित हो गया तो यू शुड बी बैंड फॉर लाइफ टाइम फ्रॉम कॉन्टेस्टिंग इलेक्शंस। पिटिशनर से ये भी कहा है कि एमपीज और एमएलएस के अगेंस्ट देयर आर हाई परसेंटेज ऑफ क्रिमिनल केसेस, जैसे 43% ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि 232 आउट ऑफ 543 मेंबर्स ऑफ लोकसभा हैड सीरियस क्रिमिनल चार्जेस एज पर 2021 एडीआर रिपोर्ट। उसमें से 31% तो फेस चार्जेस लाइक मर्डर, रेप, अटेम्प्ट टू मर्डर एंड किडनैपिंग। Even law commission and election commissions have recommended for stricter norms for criminalization, stopping criminalization of politics। तो इस कारण से पिटिशनर्स का कहना है कि लाइफ टाइम बैन लगा दिया जाना चाहिए ऑन पॉलिटिशियंस हु आर वंस कन्विक्टेड इन क्रिमिनल केसेस एंड सेंटेंस्ड फॉर मोर देन 2 years। बट इसके अगेंस्ट भी आर्ग्यूमेंट है। जो क्रिटिक्स हैं इस डिमांड के, उनका कहना है कि भाई हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए जीवन में। अगर उसने अपनी सजा काट ली है, साथ ही साथ 6 साल तक अगर वेट कर लिया, उसने कूलिंग ऑफ पीरियड सर्व कर दिया, तो उसके बाद उसको मौका मिलना चाहिए। सो एवरी वन शुड बी गिवन चांस टू रिफॉर्म, एंड 6 years का लिमिटेशन इज इट सेल्फ एडिक्वेट। उससे ज़्यादा लाइफ टाइम बैन इम्पोजिशन वुड नॉट बी जस्टिफाइड। इस डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट आइंस्टाइन रिंग। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो लास्ट महीने ही जनवरी महीने में हमने देखा था अबाउट द फिनोमिना ऑफ ग्रेविटेशनल लेंसिंग। एक बार उसको रिवाइज करते हैं एंड देन वी विल सी अबाउट आइंस्टाइन रिंग, ये क्या फिनोमिना है, एंड देन विल कम टू द करंट कॉन्टेक्स्ट। तो देखिए, कोई भी एक मैसिव अगर बॉडी है, सेलेसियल बॉडी है, जैसे कि कोई गैलेक्सी है या ब्लैक होल है, तो उनका मास इतना ज़्यादा होता है कि उनके पास से गुजरने वाली लाइट भी बेंड हो जाती है बिकॉज ऑफ देयर ग्रेविटेशनल पुल। दिस फेनोमेना इज नोन एज ग्रेविटेशनल लेंसिंग। जैसे ये अर्थ है हमारा, ये अर्थ तक लाइट आ रही है फ्रॉम दिस गैलेक्सी, तो लाइट को सीधा सीधा आना चाहिए था, बट बिकॉज ऑफ, अब ये लाइट जो है यहाँ से अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रही है। अब बीच में यहाँ पे एक मैसिव गैलेक्सी है, दूसरा गैलेक्सी। ये गैलेक्सी के ग्रेविटेशनल पुल के कारण क्या हुआ कि ये लाइट जिसको यहाँ से सीधा जाना चाहिए था ऐसे, वो थोड़ा सा बेंड हो गया बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल पुल। ये लाइट इसको ऐसे सीधा जाना चाहिए था,
वो इस मैसिव गैलेक्सी के ग्रेविटेशनल पुल के कारण बेंड हो गया। तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट वाला जो फिनोमिना है इसी को कहा जाता है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। लेंसिंग नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि जनरली लेंस के थ्रू क्या होता है, लाइट बेंड हो जाती है। बट जो ग्लास वाला लेंस होता है उसमें बेंडिंग के पीछे कारण होता है रिफ्रैक्शन। लाइट मूविंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम बेंड्स अ लिटिल बिट, रिफ्रैक्शन। तो लेंस में तो यही फिनोमिना होता है, जो हम लोग आई ग्लासेस लगा करके घूमते हैं उसमें भी लेंस लगे रहते हैं। तो वहां पे भी लाइट बेंड होती है, बट वहां के पीछे फिनोमिना होता है रिफ्रैक्शन। In this particular case, gravitational pull of a massive celestial body like a big black hole या a huge galaxy, इनके कारण जो लाइट बेंड हो रही है, तो इस फिनोमिना को नाम दिया गया है ग्रेविटेशनल लेंसिंग। तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग was suggested by great scientist Albert Einstein while proposing his जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। उन्होंने बहुत पहले ही प्रपोज कर दिया था कि ऐसा भी होता है लाइट्स के साथ, विच वॉज प्रूव्ड लेटर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, फैक्ट्स एंड डेटा। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन इन हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हैड स्टेटेड दैट ग्रेविटी कैन बेंड लाइट पाथ्स। तो ये तो बात हो गई ग्रेविटेशनल लेंसिंग की। अब ग्रेविटेशनल लेंसिंग के कारण एक और एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना देखने को मिलता है जिसको हम लोग कहते हैं आइंस्टाइन रिंग। होता क्या है कि ग्रेविटेशनल लेंसिंग के कारण दूर से आने वाली जो लाइट्स हैं वो कभी कभार आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, और उस कारण से बड़े ही स्पेक्टाकुलर वो एस्ट्रोनॉमिकल विजुअल्स क्रिएट कर देते हैं। उनको हम लोग कहते हैं आइंस्टाइन रिंग समटाइम्स। तो ग्रेविटेशनल लेंसिंग इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच द लाइट बेंड्स। बट जब लाइट बेंड होगी तो एक दूसरे को बीच बीच में कहीं पे इंटरसेक्ट भी करेंगे, और जहां पे लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहां पे फिर एक ग्लिटरिंग रिजल्ट क्रिएट होगा इन द space. And because of that glittering resultant, because of intersection of lights due to the phenomena of gravitational lensing, एक नया एस्ट्रोनॉमिकल फिनोमिना देखने को मिलता है, इसको हम लोग कहते हैं आइंस्टाइन रिंग। तो व्हेन लाइट कमिंग फ्रॉम अ वेरी साइनी ऑब्जेक्ट, जैसे कि मान लीजिए हो गया कोई सुपर मैसिव ब्लैक होल जिसको हम लोग क्वासर कहते हैं, या फिर कोई मैसिव गैलेक्सी हो गया, वहां से अगर लाइट आ रही है और वो फिर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने के कारण एक यूनिक फिनोमिना बना रहे हैं, विजुअल इमेजेस बना रहे हैं स्पेस के अंदर, तो उस विजुअल इमेजेस को कहते हैं हम लोग आइंस्टाइन रिंग। तो लाइट कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट गैलेक्सी या क्वासर बेंड्स बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द मैसिव ऑब्जेक्ट। मैसिव ऑब्जेक्ट क्या हो सकता है, अनदर गैलेक्सी या ब्लैक होल, तो उनके कारण ये लाइट बेंड हो रहे हैं, एंड देन दे इंटरसेक्ट ईच अदर एंड क्रिएट फिनोमिना आइंस्टाइन रिंग। उसके कई सारे एग्जाम्पल हैं, HDSS J23929004, ये एक आइंस्टाइन रिंग का नाम है। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है। कॉस्मिक हॉर्सू, ये पूरा रिंग शेप में नहीं है, हॉर्सू शेप में। आइंस्टाइन क्रॉस यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आइंस्टाइन क्रॉस के बनने के पीछे कारण है एक क्वासार। क्वासार क्या होता है, एक सुपर मैसिव ब्लैक होल जो इतना बड़ा होता है, इतना ह्यूज होता है कि आसपास के मैटर्स को भी वो अपने अंदर वो ग्रैब करता रहता है, और वो लगातार बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज मास इट कीप्स ऑन श्रिंकिंग। व्हेन इट श्रिंक्स बिकॉज ऑफ ह्यूज मास, तो एक्सट्रीम प्रेशर इज ऑल्सो अप्लाइड, एंड इन दैट प्रोसेस हीट इज ऑल्सो जनरेटेड। मैसिव हीट जो जनरेट होता है, इट टेक्स द फॉर्म ऑफ एक्स रेज एज वेल एज विजिबल लाइट रेज। तो यहाँ पे हीट इज कन्वर्टेड इनटू लाइट एनर्जी, और वो एक्सेसिव लाइट फिर रिलीज होती है इस सुपर मैसिव ब्लैक होल से, जिसको हम लोग कहते हैं क्वासर। और वो लाइट मूव कर रही है मान लीजिए एक गैलेक्सी के साइड से, बट वो जैसे हम हैं दूसरे साइड में, अर्थ इधर है और पीछे में है वो क्वासर। क्वासर से लाइट निकल करके आ रहा है, और क्वासर में क्या हो रहा है, हीट एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लाइट। स्टार में नॉर्मली क्या होता है, फ्यूजन रिएक्शन होता रहता है, बट क्वासर इज डिफरेंट, वहां पे हीट एनर्जी इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लाइट, वहां से लाइट आ रही है, एंड बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल लेंसिंग वो लाइट बेंड हो गई और एक दूसरे को क्रिस क्रॉस कट भी कर रहे हैं, जिस कारण से ये स्पेक्टाकुलर स्पेसियल
विजुअल्स बनते हैं जिनको हम लोग कहते हैं आइंस्टाइन क्रॉस, विच इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ आइंस्टाइन रिंग। आइंस्टाइन रिंग से फायदा क्या होता है? इनको स्टडी करने से हम लोगों को प्रूफ हो जाता है द फिनोमिना ऑफ ग्रेविटेशनल लेंसिंग, कि ग्रेविटी कैन बेंड लाइट। साथ ही साथ जितना वो लाइट बेंड हो रहा है उसके डिग्री को मेजर करके वी कैन ऑल्सो एसेस द मास ऑफ द बॉडी विच इज बिहाइंड बेंडिंग ऑफ दिस लाइट। जैसे कि ये पीछे से क्वासर से लाइट आ रहा है, बट उस लाइट को बेंड करने वाला तो गैलेक्सी यहाँ है बीच में, इसने इन लाइट को बेंड किया है। तो इस गैलेक्सी का ओवरऑल मास कितना है वो इन लाइट के बेंडिंग डिग्री से पता चल जाता है। तो इट हेल्प्स इन मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ द गैलेक्सीज ऑल्सो। सो दैट इज द बेनिफिट ऑफ स्टडिंग आइंस्टाइन रिंग। करंट न्यूज ये है कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक टेलीस्कोप है, यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप। इट हैज डिस्कवर्ड ए न्यू आइंस्टाइन रिंग विच इज अबाउट 590 मिलियन लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। ये इमेज तो यूक्लिड ने सितंबर 2023 में ही रिलीज किया था, कैप्चर किया था, सितंबर 2023 में कैप्चर किया था, बट द इमेज हैज बीन रिलीज्ड रिसेंटली ऑफ दिस गैलेक्सी। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट स्टार लिंक इन भूटान। दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। क्या है स्टार लिंक? तो इलॉन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, उसका एक प्रोजेक्ट है स्टार लिंक, जिसमें सैटेलाइट, बहुत सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं और सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है अक्रॉस द ग्लोब। सो ये है स्टार लिंक, अ प्रोजेक्ट बाय स्पेसएक्स विच फोकसेस ऑन सैटेलाइट बेस्ड हाई स्पीड लो लेटेंसी ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी वर्ल्ड वाइड। तो स्टार लिंक में जो सैटेलाइट्स होते हैं उनको लो अर्थ ऑर्बिट में ही लॉन्च किया गया है, लगभग 550 किलोमीटर के आसपास, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे अगर उनको भेज दिया गया, जियो अर्थ ऑर्बिट में भेज दिया गया, जीईओ में, दैट इज अबाउट 36,000 किलोमीटर अबोव द अर्थ सरफेस, तो उस केस में जो डेटा ट्रांसफर में लेटेंसी देखने को मिल सकती है। स्टारलिंक के अंदर मैसिव सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशंस क्रिएट किए गए हैं, 5,000 से भी ज़्यादा सैटेलाइट्स अभी तक लॉन्च किए गए हैं और इसको 12,000 के ऊपर ले जाने का प्लान है स्पेसएक्स का। स्टारलिंक की मदद से इंटरनेट कनेक्टिविटी हमें लेने के लिए क्या करना होगा? वी विल हैव टू यूज वन डिश एंटीना। जिस तरीके से पहले हम लोग का केबल टीवी चला करता था, आजकल तो ज़्यादातर लोग इंटरनेट बेस्ड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ही देखते हैं, बट केबल टीवी में हम लोग क्या करते थे कि डिश एंटीना रखते थे और सैटेलाइट बेस्ड वो फिर इंफॉर्मेशन रिले करता था जिससे हम अलग अलग चैनल्स को एक्सेस कर पाते थे। तो वैसे ही अब डिश एंटीना बेस्ड, स्मॉल डिश एंटीना बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी भी अवेल की जा सकती है अंडर स्टारलिंक प्रोग्राम, जिससे रूरल एरियाज में भी, इवन रिमोट आइसोलेटेड लोकेशंस में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सकती है। इससे फ़ायदा क्या होगा? स्टारलिंक के एप्लीकेशन से डिजिटल डिवाइड काफ़ी हद तक एड्रेस होगा। रूरल एरियाज, रिमोट एरियाज में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी उतने ही इफेक्टिव तरीके से विदाउट एनी लेटेंसी अवेलेबल होगा। स्टारलिंक कैन प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्टिविटी फॉर मिलिट्री एंड डिफेंस यूज ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, यूक्रेन को ये सर्विस अवेलेबल कराई स्टारलिंक ने ड्यूरिंग बैटल फील्ड अगेंस्ट रसिया। इवन जो शिप्स हैं या प्लेन्स हैं, अभी प्लेन के अंदर इंटरनेट कनेक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट हो जाती है, शिप्स में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबिलिटी कठिन हो जाता है, तो प्लेन्स में या शिप्स में भी इंटरनेट कनेक्टिविटी अवेलेबल हो जाएगी विथ हेल्प ऑफ स्टारलिंक। एस्ट्रोनॉमी एंड रिसर्च में भी स्टारलिंक वुड बी यूजफुल, बट कंसर्न्स भी हैं कुछ। 5,000 सैटेलाइट्स लॉन्च हो चुके हैं और 12,000 से ज़्यादा सैटेलाइट लॉन्च किए जाने हैं टोटल। तो उस केस में अगर ये सैटेलाइट्स एक दूसरे से थोड़ा भी टकरा गए तो इट मे लीड टू अ चेन रिएक्शन ऑफ कोलिजन एंड विच मे लीड टू proliferation ऑफ स्पेस बेस्ड डेब्रीज, विच कुड बी अ मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि इतने सारे सैटेलाइट्स इसके अंतर्गत लॉन्च किए गए हैं। साथ ही साथ इतने सैटेलाइट्स लॉन्च कर दिए गए हैं स्टारलिंक के द्वारा कि अर्थ बेस्ड जो टेलीस्कोप्स हैं फॉर एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, उनको हिंड्रेंस या ऑब्स्ट्रक्शन फेस करने को मिल सकता है। दैट इज अनदर कंसर्न। करंट न्यूज़ क्या है स्टारलिंक से रिलेटेड? भूटान ने हाल फिलहाल में स्टार लिंक बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज के लिए एक्सेसिबिलिटी
अवेल करने का अप्रूवल दे दिया है। तो मीन्स भूटान हैज बिकम 121st कंट्री ऑफ द वर्ल्ड टू अडॉप्ट स्टार लिंक। भारत की बात की जाए तो इंडिया हैज येट नॉट ग्रांटेड परमिशन फॉर स्टारलिंक टू ऑपरेट इन इट्स जुरिडिक्शन। रीजन इज सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी कंसर्न। हमें लगता है कहीं ना कहीं स्टारलिंक हमारे डेटा थेफ्ट कर सकता है और वो हमारे सिक्योरिटी के लिए थ्रेट हो सकता है। बट अब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी फ्रांस के बाद ही विल बी विजिटिंग द यूएस, और उम्मीद है कि वहाँ पे इलॉन मस्क की मुलाकात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, और वहाँ पे वो परसुएड कर सकते हैं मोदी जी को टू परमिट स्टार लिंक इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी इन इंडिया एज वेल। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट गुरु रविदास जयंती, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये जो न्यूज है हम इसको पूरा पूरा कवर नहीं करेंगे कि नीतीश लेड गवर्नमेंट इज सेलिब्रेटिंग रविदास जयंती फॉर अट्रैक्टिंग वोट ऑफ लोअर सो कॉल्ड शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी या लोअर कास्ट कम्युनिटी। ये न्यूज हम कवर नहीं करेंगे। हम लोग बस गुरु रविदास जी के बारे में देख लेंगे फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। तो गुरु रविदास जी, हिज लाइफ स्पैन फ्रॉम 1450 टू 1520, यानी कि 15-16 सेंचुरी के वो पोएट, सेंट एंड सोशल रिफॉर्मर्स थे, एज वेल एज ही वाज अ स्पिरिचुअल लीडर। ही वाज अ मिस्टिक पोएट। तो जैसे भारत में अलग अलग जगहों पे अलग अलग मिस्टिक पोएट्स रहे हैं, सूरदास, कबीरदास, रहीम, या अ, अ, श्रीमंत शंकर देव जी। तो उस तरीके से ही वाज ऑल्सो अ मिस्टिक पोएट, saint of Bhakti movement and founder of Ravidasiya religion. He was born in Varanasi in cobbler family, चमार फैमिली, यानी कि चमड़े से रिलेटेड काम करने वाले परिवार से वो बिलोंग करते थे। एंड ही वर्क फॉर थ्रू आउट इज लाइफ फॉर एबोलिशन ऑफ कास्ट सिस्टम एंड ही ओपनली क्रिटिसाइज्ड ब्राह्मणिकल सोसाइटी। ही वाज कॉन्टेम्पोररी ऑफ गुरु नानक, एंड उनके कई सारे हिम्स, उनके क्रिएट किए हुए हिम्स हैव बीन इंक्लूडेड इन गुरु ग्रंथ साहिब, द होली स्क्रिप्चर ऑफ सिखिज्म। इस साल गुरु रविदास जयंती मनाई गई 12 फरवरी को। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी से संबंधित सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग। फोर्थ तो सीधा सीधा गलत था, फॉरेन नेशनल्स के लिए अलाउड नहीं है सरोगेसी, है मैंने कल ही बताया। तो इससे बी एंड डी तो गलत हो गया, सारा मामला आकर के टिक गया ऑप्शन टू पे। एंड ऑप्शन टू इज अलाउड फॉर अनमैरिड कपल, मतलब ART इज अलाउड फॉर अनमैरिड कपल बट नॉट फॉर सर्टेन कम्युनिटीज लाइक LGBT एंड ऑल। इसी के कारण से सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। AI एक्शन सबमिट में फर्स्ट स्टेटमेंट, द USA हैव डिक्लाइन टू साइन डिक्लेरेशन इंडोर्स बाय, ठीक है, तो यहाँ पे बोथ स्टेटमेंट्स करेक्ट होंगे। यहाँ करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना PM अजय, यहाँ बोथ स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।